पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे पशुओं के प्रबंधन के बारे में। पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार से करें तो हम लोग ज़्यादा मात्रा में दूध का उत्पादन हो सके और उससे अच्छे क्वालिटी के दूध मिल सके, ज़्यादा प्रोटीन युक्त दूध मिल सके, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज के क्लास में हम लोग कोको फार्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल्ट्री फार्म, तो पोल्ट्री फार्म के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पोल्ट्री पोल्ट्री फार्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, इसमें बताया जाता है मुर्गी पालन किस प्रकार से करें। मुर्गी हो सकता है, बत्तख हो सकता है, इसमें सभी प्रकार के जो अंडे देते हैं, ठीक है। तीस प्रकार के जो जिसका मांस खाया जाता है। कुक्कुट पालन मुख्यतः मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये इसका दो ही रीजन होता है इसका पालन करने का, कि मांस प्राप्त हो और अंडे प्राप्त हो। कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गा के अतिरिक्त बत्तख भी आता है, टर्की भी आता है तथा गीज भी आता है, जो कि सम्मिलित किया गया है। आर्थिक लाभ के लिए इनका पालन तथा प्रजनन किया जाता है। वैसे आर्थिक मतलब क्या है, इसका पैसा कमाने के लिए इसको पालन करते हैं, इसका प्रजनन कराते हैं। प्रजनन मतलब क्या होता है, नए इससे निर्माण करते हैं, नए जीवों का निर्माण करते हैं। प्रचलित भाषा में इसे हम लोग मुर्गी पालन के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे लिखा हुआ है कि इसको हम लोग मुर्गी पालन के नाम से भी जानते हैं। तो कुक्कुट पालन जो होता है, उच्च नस्ल वाली मुर्गियाँ विकसित की जाती हैं, जो अच्छे नस्ल का हो, जो ज़्यादा अंडे दे सके। अंडे देने वाली मुर्गियाँ एग लेवर्स कहलाती है। अधिक मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से पाली जाने वाले मुर्गियों को हम लोग बॉयलर कहते हैं। तो हम लोग अगर कोई मुर्गी को पाल रहे, ज़्यादा मांस तो उत्पत्ति दे, मतलब कम ही दिन में क्या हो जाए, ज़्यादा केजी का बन जाए, तो उसको हम लोग बॉयलर कहते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में एग दे, उसको हम लोग एग लेवर्स कहते हैं, ठीक। मुर्गी पालन एक लोकप्रिय तथा सस्ता व्यवसाय है। तो ये क्या है, बहुत लोकप्रिय भी है और सस्ता भी है। इसको पालना क्या है, ज़्यादा खर्च की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे हम कम पूंजी में भी शुरू कर सकते हैं। मुर्गियों की देसी किस्में होती है, तो मुर्गी का भी अलग अलग देसी किस्में देखने को मिलता है, और देसी अच्छा भी होता है। कोची कुछ नाम भी दिया है, बसरा, बाहा, कोची, ये सब देसी मुर्गी का नाम दिया हुआ है। परंतु मजबूत होती है तथा इनमें प्राकृतिक रोग निवारण क्षमता अधिक होती है। जो देसी होता है ना, वो तो मजबूत होता ही है, और किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता भी उसमें अधिक देखने को मिलता है। देसी मुर्गियों के उत्पादन तथा देसी मुर्गी का बात करेंगे तो उसका उत्पादन कम देखने को मिलता है। औसतन देखने को मिलता है कि एक देश में मुर्गी एक वर्ष में लगभग 60 अंडे देते हैं। तो जो देसी मुर्गी होता है ना, एक साल में लगभग कितना अंडा दे सकता है, 60 ही अंडा दे सकता है। यही इसका डीमेरिट है। नहीं तो उसका अगर फसल वगैरह का बात करेंगे तो फसल वगैरह उससे उससे जो हम लोग अगर उसका मीट खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है, और उसका एग भी ज़्यादा फायदेमंद देखने को मिलता है। विदेशी नस्लें में प्रमुख है, विदेशी नस्ल का कुछ नाम दिया है, हार्टस, लेंगहॉर्स, रॉक, ऑस्ट्रालॉप्स दिया हुआ है। कुछ और भी नाम दिया था, सब विदेशी नस्ल का नाम दिया हुआ है। विदेशी मुर्गियों के नस्ल का कुछ नाम दिया हुआ है। देशी नस्ल की मुर्गियों का प्रजनन उच्च नस्ल की विदेशी प्रजातियों से कराकर इच्छित गुण वाली मुर्गियाँ प्राप्त कर। देखो इसमें क्या किया जाता है कि जो देसी नस्ल वाले होते हैं, जो देसी मुर्गी होते हैं, उसको विदेशी नस्ल वाले के साथ क्या किया जाता है, प्रजनन कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, जिससे उनका जो बच्चा हो वो एक अच्छे उत्पादन दे सके। मतलब दोनों उसमें गुण संपूर्ण हो, देसी वाला भी और विदेशी वाला भी गुण उसमें आ जाए। तथा इस नस्ल की मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे देने लगती है, वैसे कि उसमें बाहर वाला भी गुण आ गया तो ज़्यादा अंडा देगी। ऐसे ऐसे सकल किस्म की मुर्गियों की रोग निरोधन अब देखो इससे क्या हो जाता है कि इसके रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाता है। देशी से देश से विकसित हुई संकर नस्ल की मुर्गियाँ, अब देश में कुछ संकर नस्ल मतलब उसमें दोनों का गुण है, विदेशी और देसी। उसका कुछ नस्ल का नाम दिया हुआ ILS 82, HS 260, B77 आदि प्रमुख कुछ नाम दिया हुआ है। डेयरी प्रबंधन की
भांति कुक्कुट फार्म प्रबंधन का निम्नलिखित बातों का ध्यान। अब इसका भी मुर्गी पालन पर भी हम लोग कुछ इसका प्रबंधन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी ध्यान देना पड़ता है। बेहतर नस्लें, अगर बेहतर नस्लें चाहते हैं तो संकरण नस्ल वाली मुर्गियाँ शीघ्र परिपक्व हो जाती है। अब देखो बेहतर नस्लें उत्पन्न किया जाता है जिससे मुर्गी क्या हो जाती है, तुरंत परिपक्व हो जाता है, तुरंत तैयार हो जाता है तथा इनकी मृत्यु दर भी अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब ये जल्दी मरते भी कम है। संकर मतलब वही होगा कि इसमें दोनों का गुण आ जाता है, मतलब ऐसे किया जाता है देसी और विदेशी का गुण मिलाकर प्रजनन करा दिया जाता है। इसमें कुछ नस्ल का नाम दिया जैसे ऊपर में भी देखे थे, यहाँ पर भी देखे थे। ये प्रति वर्ष बात करेंगे तो ये प्रति वर्ष 200 से 260 अंडे देता है। तो ये प्रति वर्ष ऐसा मुर्गी का बात करेंगे तो 200 से, लेकिन अभी हम लोग देख रहे थे विदेशी का अगर बात करते तो साल भर में 60 ही अंडा दे रहा था, लेकिन ये संकर नस्ल का उत्पन्न हो गया तो ये 200 से 260 अंडे साल भर में ये प्रजनन मतलब दे देते हैं। इसके लिए सुरक्षित परिस्थितियाँ भी उत्पन्न होना चाहिए तो अच्छे तरीक़ा से रह सके। एक सुव्यवस्थित कुक्कुट आवास इस प्रकार होना चाहिए जिनमें कुक्कुट क्या लिखा हो गतकुल परिस्थिति क्या है अनुकूल परिस्थितियाँ में जैसे वर्षा, कड़ी धूप, अत्यधिक ठंडा और परभक्षी के सुरक्षित। अब बोला जा रहा है कि इसको ऐसा आवास देना चाहिए जहाँ पर वो वर्षा से भी बच सके, धूप से भी बच सके और साथ साथ किससे, अगर उसको कोई खाने वाला है कीड़ा मकोड़ा उससे भी उसको बचा के रखा जा सके, ऐसा उसका आवास होना चाहिए। अब इसका आहार का थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आहार भी इसको अच्छा मिलना चाहिए। आहार किस प्रकार का मिलना चाहिए, तो इनके संतुलित आहार में अन्य पशुओं के भांति उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, खनिज पदार्थ होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए। तो ये सब संपूर्ण मात्रा में मिलना चाहिए, तभी जाके वो अच्छे विटामिन का निर्माण करेगा, अच्छे प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। तो ये सब चीज़ें अच्छे मात्रा में मिलना चाहिए। कैल्शियम फॉस्फेट भी प्राप्त होना चाहिए जो कि अंडा में होता है, हम लोग पता होना चाहिए। अब देखो इसका हम लोग का और इसका क्या काम है, इसको रोग से बचा कर रखें, ये भी इसका एक काम है। इसको रोग ना होने दो, उसके लिए सब चीज़ से बचा कर रखना चाहिए। तो वही चीज़ लिखा, मुर्गियों में होने वाली बीमारियों को रानीखेत, हैजा, बर्ड फ्लू, तो ये सब मुर्गी में होने वाली बीमारी है। यह रोग प्रायः वायरस से संक्रमण होती है। तो ये सब जो रोग होता है ये वायरस से ही होता है। तो संक्रमण से बचने के लिए हम लोग को बहुत एहतियात बरतना चाहिए जो कि ये सब संक्रमित ना हो। इसलिए कि अगर ये सब संक्रमित होता है तो इससे मनुष्य भी संक्रमित हो सकता है। आगे का जो चर्चा दिया हुआ है इसके बाद पशु प्रजनन के बारे में दिया हुआ है कि पशु का प्रजनन किस प्रकार से कराए और अस्थिर नस्ल का पशु का प्रजनन हम लोग पशु का निर्माण कर सके प्रजनन कराकर। पशु प्रजनन पशुपालन उद्योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये पशुपालन उद्योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए कि जितना ज़्यादा प्रजनन होगा उतना ही ज़्यादा मात्रा में ये पशु का निर्माण होगा, उतना ही ज़्यादा मात्रा में दूध का भी निर्माण होगा। पशु प्रजनन के दो मुख्य उद्देश्य होता है, पशुओं के उत्पाद में वृद्धि करना तथा उसके उत्पादों को वांछित गुणवत्ता। पशु का प्रजनन ये इंसान के द्वारा कराया जाता है इसलिए कि एक तो पशु के उत्पादन में वृद्धि हो, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो सके पशु का। दूसरा उसका जो गुण हो वो गुण सबसे अच्छा गुण होना चाहिए, इसलिए इंसानों के द्वारा चुनकर उसका प्रजनन कराया जाता है। पशुओं का उत्पादकता बढ़ाने से उनकी नस्ल बहुत बड़ा योगदान होता है। अब वो कौन सा नस्ल है जो कि ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन बढ़ा सके और कम सालों में वो अपने आप को ग्रोथ कर सके, अपने आप को परिपक्व कर सके। नस्ल पशुओं का वह समूह है जो सामान्य लक्षणों के सामान्य लक्षणों के समान हो। देखो लक्षण तो सेम ही दिखना चाहिए, लेकिन समानता ये नस्ल वाले पशु का आकार, आकृति, बाहरी दिखाव तथा समरूप समानता होती है। तो इसका जो आकार वगैरह हो वो अच्छा दिखने लगता है, जो भी बाहरी आकार है वो हम लोग पशु के जैसा ही दिखेगा, लेकिन उसमें क्षमता अधिक होना चाहिए। अब इसके लिए प्रजनन विधि क्या अपनाया जाता है। प्राय पशुओं को प्रजनन दो प्रकार से किया जाता है, अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन।
तो पशु का प्रजनन दो प्रकार से भी किया जाता है, अंतः प्रजनन भी किया जाता है, बाह्य प्रजनन भी किया जाता है। अंतः प्रजनन जब किसी के शरीर में जब प्रजनन की घटना होता है तो उसको हम अंतः प्रजनन कहते हैं, जब बाहर होता है तो बाह्य प्रजनन कहते हैं। जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होती है तो इस प्रकार के प्रजनन को अंतः, यहाँ पे अंतः और बाह्य अलग है। यहाँ पे अंतः वो अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन होता था, ठीक। और ये प्रजनन शब्द लग गया है तो ये अलग है। अंतः प्रजनन का मतलब यहाँ पे होता है जब एक ही नस्ल के दो पशु है और दोनों के बीच में प्रजनन कराया जाता है तो उसको हम लोग अंतः प्रजनन के नाम से जानते हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आ गया जो एग्जाम में पूछता है, इसलिए सभी को हेडिंग डाल कर लिख लेना है अंतः प्रजनन। ये पूछता है क्वेश्चन, अंतः और बाह्य प्रजनन में अंतर। अंतः प्रजनन लिखना है जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच में प्रजनन कराया जाता है तो उसे अंतः प्रजनन कहते हैं, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया अंतः प्रजनन क्या होता है कि एक ही दोनों के दोनों एक ही नस्ल के होना चाहिए। इस प्रकार के प्रजनन से एक ही नस्ल के पशु के बीच में 5 से 6 पीढ़ियों तक प्रजनन कराया जाता है, इसलिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई जाती है। मतलब एक ही नस्ल के बीच में प्रजनन कराया जाएगा 5 से 6 बार। एक ही नस्ल की उत्तम किस्म में नर तथा मादा का चयन ये इसलिए कराया जाता है कि हम लोग को क्या करें कि 5-6 बार अगर प्रजनन करा देंगे तो उसी नस्ल का वो क्या हो जाएगा, पूरा उत्तम हो जाएगा। मतलब वो दूसरा नस्ल का हो ही नहीं सकता, उसमें कोई भी दूसरे नस्ल का गुण उसमें नहीं रहेगा। और नर और मादा का संगम कराया जाता है, दोनों का मिलान कराया जाता है। संतति का मूल्यांकन तथा श्रेष्ठ नर तथा मादा का चयन किया जाता है और उसमें से जो अच्छा निकलता है नर या मादा हो उसका चयन कर लिया जाता है। चयनित नर तथा मादा का संगम कराया जाता है, जो अच्छा दोनों में से निकल जाता है वो दोनों के बीच में निश्चय घटना कराया जाता है और जो उससे उत्पन्न होने वाले जो बच्चे होते हैं पशु का वो सबसे उत्तम किस्म का देखने को मिलता है। इस प्रकार उत्पन्न मादा प्रतिदूधीकरण ज़्यादा देती है तो ऐसा श्रेष्ठ चुना ही जाता है कि वो दूध का निर्माण ज़्यादा करे और अन्य अन्य वर्गों की अपेक्षा साढ़ों किस्म की संतति पैदा करने में की क्षमता होती है और पौधों की भांति पशुओं में भी अंतः प्रजनन संयुग्मता को बढ़ावा देती है और पशुओं में शुद्ध वंशक्रम विकसित होती है। तो वही चीज़ है कि ये शुद्ध वंशक्रम का भी विकास करता है और अच्छे नस्ल भी होता है, ज़्यादा मात्रा में दूध भी देता है जब हम लोग ऐसा चूज करते हैं तब। इसका कुछ लाभ भी दिया हुआ है। अंतः प्रजनन हानिप्रद अप्रभावी जीन को उदासीन करता है और यह अप्रभावी जीन को चयन द्वारा निष्कासित किए जा सकते हैं। अब देखो जो अंतः प्रजनन जब कराया जाता है तो इसमें कोई भी अप्रभावी जीन होता है, जो रिसेसिव हार्मफुल रिसेसिव जीन होता है वो इसको ख़त्म कर देता है जब अंतः प्रजनन होता है तब। लेकिन अगर अंतः प्रजनन नहीं होगा तो ये चीज़ें खत्म नहीं होता है। अंतः प्रजनन द्वारा श्रेष्ठ प्रकार के जीव का निर्माण बोल सकते हैं कराया जाता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार अच्छे किस्म का उत्पन्न किया जाता है, मतलब उसका गुण जो हो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो अंतः प्रजनन करा के ऐसा कराया जाता है। हानि का बात करेंगे तो सतत अंतः प्रजनन की जनन क्षमता और उत्पादन घट जाती है। अगर बार बार अंतः प्रजनन कराते गए तो उसका क्षमता भी घट जाता है, उसका उत्पादन भी क्या हो जाता है, घट जाता है अगर बार बार अंतः प्रजनन कराते जाएंगे तब। अंतः प्रजनन से उत्पन्न संतति प्रायः क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है और तंदुरुस्ती में कमी भी आने लगता है, मतलब उसका हर एक चीज़ बेकार होने लगता है। ऐसा देखने को मिलता है जब बार बार अंतः प्रजनन कराया जाता है तब। अगर हम लोग बात करते हैं किसका, बाह्य प्रजनन का, ये भी लिखना जरूरी है। अब देखो इसमें दोनों अलग अलग नस्ल के बीच में क्या किया जाता है, संगम कराया जाता है, मिलान कराया जाता है। अब इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये भिन्न नस्ल के साथ ही बाह्य प्रजनन में भिन्न भिन्न नस्लों वाले तथा भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच में, यहाँ से लिख लेना है सभी को। बाह्य प्रजनन में भिन्न भिन्न नस्लों तथा भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच में प्रजनन कराया जाता है। अपने से लिख लेना, प्रजनन कराया जाता है उसी को बाह्य प्रजनन कहते हैं, उसी को बाह्य प्रजनन कहते हैं। इस प्रकार से पूरा लिख लेना है, उसी को बाह्य प्रजनन कहते हैं।
एक होता है बाह्य संक्रमण। अब बाह्य संक्रमण क्या होता है? बाह्य प्रजनन का मतलब हो गया कि इसमें भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच में प्रजनन कराया जाता है, तो उसको हम लोग बाह्य प्रजनन कहते हैं। इस प्रकार के प्रजनन एक किस्म के पशुओं के बीच ही होता है, मतलब इसमें जो किस्म होता है, नस्ल होता है, वो एक ही प्रकार का होता है। इस विधि में ऐसे पशुओं के मध्य संगम कराया जाता है जिनकी 5 से 6 बीटी तक नर तथा मादा दोनों तरह की उभय लिंगवाश्री नहीं होनी चाहिए। संगम की यह विधि ऐसे पशुओं प्रजनन में श्रेष्ठ मानी जाती है जिनकी उत्पादन क्षमता तथा अब देखो इसमें ऐसे ऐसे पशुओं के बीच में संगम कराया जाता है या बोल सकते प्रजनन कराया जाता है जो 5 से 6 पीढ़ियों तक एक दूसरे से कहीं पर मैच नहीं करता हो। एक दूसरे से कहीं पर भी सेम ही किस्म का होना चाहिए लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं करता हो, ठीक है। उसके बीच में हम लोग प्रजनन कराते हैं तो उसको हम बाह्य संक्रमण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भेड़ का बात किया जा रहा है। भेड़ एक मादा का भेड़ लिया गया, अलग संकरण का मतलब समझाने की कोशिश किया जा रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग। तो एक बिना नेरी एविज के मादा है जो भेड़ी है, भेड़ का नाम है नस्ले का, और ये नर है मैरिनो रेम्स। तो ये नर है, तो ये दोनों के बीच में क्या किया जाए प्रजनन संगम कराया जा रहा है। इससे उत्पन्न होने वाले जो भेड़ होगा, उत्पन्न होने वाले जो भेड़ होगा वो नई किस्म का देखने को मिल जाता है जिसका नाम दिया हुआ है हिसर डैल दिया हुआ है जिसका नाम। ये अलग अलग नस्ल वाले मादा और नर के बीच में संगम कराकर एक नए किस्म का अलग नस्ल का प्रजाति उत्पन्न किया जाता है भेड़ का। उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसी को हम लोग संकरण कहते हैं। संकरण का मतलब ये होता है कुछ नए बनाना। एक और चीज़ यह है, इस प्रकार के संकरण में दो विभिन्न प्रजातियों के नर तथा मादा पशुओं के संगम कराया जाता है। तो इसमें भी वही चीज़ दिया, अंतर विशिष्ट संक्रमण। इस प्रकार के संक्रमण में दो विभिन्न प्रजाति होते हैं, नर तथा मादा दोनों पशुओं के बीच में संगम कराकर इस प्रकार के संक्रमण से प्राप्त संतति वांछनीय गुण सम्मिलित होता है। मतलब इसमें जिस प्रकार का हम लोग गुण खोजते हैं उस प्रकार गुण देखने को मिल जाता है। जैसे खच्चर की उत्पत्ति में नर घोड़ा और मादा गधा के बीच संगम कराया जाता है। नर घोड़ा जिसमें थोड़ा गुण मिलता जुलता होता है लेकिन अलग अलग प्रजाति होता है, प्रजाति ही अलग होता है, उसको हम लोग अंतर विशिष्ट संकरण के नाम से जानते हैं। इसमें देखो एक नर लिया जा रहा है, घोड़ा है, और मादा के रूप में गधा, ये दोनों के बीच में संगम कराया जा रहा है। जब अलग प्रजाति के बीच में संगम कराया जाता है उसको हम लोग अंतर विशिष्ट संकरण के नाम से जानते हैं। मतलब प्रजाति ही चेंज हो जाता है, एक प्रजाति का नहीं रहेगा, मतलब एक ही जाति का नहीं होगा। नस्ल और प्रजाति में अंतर होता है। प्रजाति मतलब हो गया एक कुत्ता एक बिल्ली, अलग अलग जाति हो गया, इसको अलग अलग प्रजाति कहेंगे। एक कुत्ता में ही अलग अलग प्रकार के देखने को मिलता है तो उसको हम लोग नस्ल कहते हैं। ठीक, उस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ तक कंप्लीट कर लेते थे मधुमक्खी पालन अगले क्लास में। नियंत्रित प्रजनन प्रयोग, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। इस प्रकार की विधि में एक श्रेष्ठ नर जनक का चयन किया जाता है। श्रेष्ठ का मतलब भी होता है कि अच्छे नर जनक का चयन किया जाता है और उसी नर से प्राप्त वीर्य, उस नर का वीर्य निकाल लिया जाता है। वीर्य मतलब शुक्राणु हो गया, निकाल कर मादा के जनन अंग में प्रजनन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब ये खुद नहीं किया जाता, ये इंसान के द्वारा किया जाता है कि श्रेष्ठ नर का क्या लिया जाता है, वीर्य लिया जाता है। वीर्य मतलब हो गया शुक्राणु, शुक्राणु ले लिया जाता है और जो मादा होती है तो मादा के जनन अंग में उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। वीर्य के उपयोग या तो प्राप्त करने के तुरंत बाद करते हैं या उसे हिमीकृत रूप से रख कर, अब देखो जो वीर्य निकाला जाता है नर से, वो या तो उसे तुरंत उसका उपयोग मादा के शरीर में तुरंत हस्तांतरित कर दे या उसको सुरक्षित रखने के लिए हिमीकृत कर दिया जाता है, फ्रीज करके रखा जाता है। अगर फ्रीज करके नहीं रखेंगे तो वो शुक्राणु जो होगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा।
और ये भी बताया जाता है, यहाँ पे याद भी रख सकते हैं, ये लगभग कितना टेम्परेचर पर फ्रीज करके रखा जाता है, -196 केल्विन डिग्री सेल्सियस पर इसको फ्रीज करके रखा जाता है, अदरवाइज ये खराब हो जाएगा। हिमीकृत रूप से वीर्य के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाया जा सकता है। अगर ऐसे लेके जाएंगे तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, इसको सुरक्षित लेके जाया जाता है। वीर्य का संचयन उत्तम गुण वाले उत्तम नस्ल के नर पशुओं से कृत्रिम तरीके से उत्तेजित करके वीर्य का संचयन किया जाता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि ये उत्तम नस्ल वाले ही पशु होते हैं जिनसे क्या किया जाता है, वीर्य निकाल लिया जाता है कृत्रिम रूप से, मतलब इंसान द्वारा निकाला जाता है। नर पशु को उत्तेजित करने के लिए यांत्रिक या विद्युत विधि का इस्तेमाल किया जाता है। नर, इसके लिए नर को उत्तेजित करने के लिए, तभी जाके वो उसके शरीर से वीर्य बाहर निकलेगा, उसके लिए यांत्रिक या विद्युत विधि का उपयोग किया जाता है। वीर्य बैंक बना के रखा गया, उसको स्टोर करके रखा जाता है। वीर्य का परीक्षण के बारे में बात करेंगे। संचित वीर्य का अत्यधिक कम तापमान पर रखी जाती है और इन्हें रासायनिक विधि से परिरक्षित किया जाता है। फिर इन्हें पतला कर छोटी छोटी शीशियों में बंद कर दिया जाता है और उसी में इसको ठंडा करके रखा जाता है। अब जब वही वीर्य क्या किया जाता है, मादा के जो योनि होता है उसको सुई द्वारा क्या किया जाता है, डॉक्टर द्वारा इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसका अंडाणु से उसको मिला दिया जाता है, जिसके क्या हो जाता है, निःसरण की घटना हो जाता है और उससे उसके पेट में, हम लोग बोल सकते हैं, बच्चा पलने लगता है पशु के पेट में। देखते हैं कि जब उसको दिया जाता है इंजेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बच्चे पालने के लिए डॉक्टर आते हैं और इंजेक्ट करके वीर्य को उसके शरीर में डाल देते हैं। डालने के बाद वही क्या होता है, बाद में निषेचित हो जाता है। इसी को हम लोग कृत्रिम गर्भधान के नाम से भी जानते हैं और एक तरह का वांछित गुणों वाले संतति प्राप्त करते हैं, जो उससे जो बच्चे का निर्माण होता है तो उसमें बहुत अच्छे गुण देखने को मिलता है। इसी प्रकार से बोला जा रहा है कि अगर एक साढ़ के वीर्य, साढ़ से ही क्या होता है, जो गाय होता है उसे निश्चित होता है, तो उसका 300 एक साइड के एक अगर सांड होता है तो उसका वीर्य लिया जाता है, तो उसके वीर्य से लगभग 3000 गायों का निश्चित किया जा सकता है। एक साढ़ का अगर वीर्य निकाल लिया जाए, शुक्राणु निकाल लिया जाए, तो उससे लगभग 3000 गायों को निश्चित किया जा सकता है, ये दिया हुआ इसमें। और वही साढ़ का वीर्य लिया जाता है जो अच्छे नस्ल का होता है, ऐसा नहीं किसी का भी ले लिया जाता है, और कृत्रिम तरह से ये निश्चित किया जाता है, ये प्रोसेस चलता है और यही मादा के शरीर में प्रतिस्थापित करके क्या किया जाता है, बोल सकते हैं निषेचन की घटना कराया जाता है। ये आज के डेट में इंसानों में भी ऐसा होता है, लेकिन इंसान खुद अगर इच्छुक होता है तभी जाकर, जिसका अगर बच्चे की जो अगर माँ होती है जो बच्चे की माँ नहीं बन पाती है, तो उस केस में ऐसा किया जाता है। और इस भी ध्यान में रखना है, जब हम लोग वीर्य का यूज करते हैं तो वैसे ही गाय में इसको स्थानांतरित किया जाता है, जो अच्छे गाय का भी नस्ल होना चाहिए। जिसका वीर्य लिए है वो भी तो अच्छा नस्ल का ही होना चाहिए, और जिसका गाय में स्थानांतरित करे वो भी अच्छे नस्ल का होना चाहिए। तभी जाके यहाँ पे क्या होता है कि एक अच्छे नस्ल का क्या देखने को मिलता है, उसका जो बच्चा होता है वो अच्छे नस्ल वाला होता है और उससे हम लोग को ज़्यादा मात्रा में फायदा भी मिलता है, ज़्यादा दूध देने वाला गाय प्राप्त हो जाता है और उसमें क्वालिटी, मतलब बोल सकते हैं कि उसका जो प्रोटीन का भी मात्रा अच्छा उसमें देखने को मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट का भी मात्रा अच्छा देखने को मिल जाता है। ये सब अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रजनन के बारे में, किसके पशुओं के प्रजनन के बारे में, किस पशुओं का प्रजनन हम लोग किस प्रकार से करा सकते हैं। आगे इसके बाद जो चैप्टर है वो है हम लोग का मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।